कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज जो है वो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इस वीडियो में हम अरेज को कवर करेंगे। हम पहले अरे का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बाद में बिग ओ एनालिसिस और स्टैटिक या डायनेमिक अरे क्या होती है वो देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको थोड़ी अरे की मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसको आपको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है। तो शुरू करें। आप मान लो कि आपको स्टॉक की प्राइस आपको अपने प्रोग्राम में स्टोर करनी है। जैसे एप्पल की स्टॉक की प्राइस है 5 दिन के लिए, वो आप स्टोर करते हैं और आपका प्रोग्राम को आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि भैया पहले दिन पे क्या प्राइस थी या तो फिर तीसरे दिन पे क्या प्राइस थी। तो इस केस में हम ये पाइथन में एक ऐसी सिंपल अरे, जिसको पाइथन में लिस्ट भी बोलते हैं, ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद में सारी वैल्यूज़ को ऐसे स्टोर कर सकते हो, और जब पहले दिन की प्राइस चाहिए तो आप बोलते हो स्टॉक प्राइजेस ब्रैकेट में 0। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए पहले दिन की प्राइस के लिए 0 इंडेक्स यूज़ करोगे, तीसरे दिन के लिए 2 इंडेक्स यूज़ करोगे। और जब इंडेक्स यूज़ करते हो तो डायरेक्टली उस लोकेशन पे कौन सी जो प्राइस स्टोर है वो आपको मिल जाती है। अब मेमोरी लेआउट देखें, हमने अपने पहला जो वीडियो था व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, उसमें देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है लेकिन वो मेमोरी लेआउट है। तो अरे का मेमोरी लेआउट कुछ ऐसा होता है। अब ये मेमोरी जो है, मैं कंप्यूटर की जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए दो रिसोर्स मेन होते हैं, एक तो सीपीयू जो आपके प्रोग्राम को रन करता है, दूसरी होती है मेमोरी जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। तो ये रैम का पिक्चर है, और रैम में है ना एड्रेस होता है। आप जैसे अपने घर में रहते हो तो कैसे है, आपका घर का एड्रेस है और घर के अंदर आप रह रहे हो, राइट। तो वैसे ही ये डेटा है 298, आप समझ लो ये इसका घर है और उस घर का एड्रेस है OX00500, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और अलग अलग एड्रेस में अलग अलग वैल्यू स्टोर होती है। अरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी वैल्यूज़ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, मतलब कि एक के बाद एक वो जुड़े हुए होते हैं वो सारे लोकेशन। अब आप बोलोगे ये लोकेशन जुड़े हुए कहाँ हैं, ये तो 500 है, ये 504 है, ये 501 नहीं होना चाहिए। ओ भैया रुक जाओ, मैं आप उसके पीछे भी एक कहानी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये जो नंबर है ना 298, एक्चुअली मेमोरी में वो बिट में स्टोर होता है, बिट और बाइट जो बोलते हैं, राइट। यहाँ पे एक मैंने बाइट बताया है, राइट। एक बाइट होता है 8 बिट, तो बिट का मतलब है 0 या 1। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। लेकिन एक बाइट होता है 8 बिट, और एक नंबर को स्टोर करने के लिए, 298 को स्टोर करने के लिए हम 4 बाइट यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट यूज़ होते हैं, और हर एक बाइट, देखो ये 4 बाइट है, 1 2 3 4, हर एक बाइट में होते हैं 8 बिट। अब गिनो 8 बिट है, राइट। और इस नंबर को आप पूछोगे कि 100 इसमें कैसे कन्वर्ट किया, वेल उसके लिए आप थोड़े दूसरे वीडियो देख लीजिए। कोई भी नंबर को बिट में और बाइट में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। तो एक बार ये स्टोर हो गया, उसके बाद में एक्चुअली में मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होता है। मैंने जो पहले पिक्चर बताया था ना वो थोड़ा सिंपल था, लेकिन रियलिटी में 298 नंबर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 500 501 502 504 3 हो गया, तो जो दूसरा नंबर है वो 504 पे आ जाएगा। अब पता चला 504 क्यों यूज़ किया मैंने। तो रियलिटी में देखो 500 298 पे है तो ऐसा स्टोर होगा, 305 है 504 में तो देखो ऐसा स्टोर होगा। ओके, तो ये एक्चुअल प्रेजेंटेशन है राइट हैंड साइड, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड का प्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा क्योंकि ये सिंपल होता है। अब हम सिनारियोस को वॉक करते हैं कि कौन कौन से सिनारियोस होते हैं आपके प्रोग्राम में। तो पहला सिनारियो है कि आपको प्राइस चाहिए तीसरे दिन की। उसके लिए पाइथन में, जावा में, कोई भी प्रोग्राम में सिर्फ आपको यही लिखना है स्टॉक प्राइजेस इन ब्रैकेट 2, क्योंकि इंडेक्स चालू होता है 0 से, सो 0 1 2, तो डे 3 की प्राइस आपको मिल जाएगी। अब
ये कैसे मिलती है? तो स्टॉक प्राइसेस जो है 0 उसका लोकेशन क्या है? 500, ठीक है। और दो दो का जो लोकेशन है वो फाइंड करने के लिए आपका प्रोग्राम क्या करेगा? इंटरनली 2 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर कितनी है? 8, राइट? 4 सॉरी, तो 4 इंटू 2 हो गया 8। तो 500 में 8 मिला दो, आ गया 508। देखा? तो ये जो उसका बिग कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो गया। अगर आपको बिग ओ नहीं पता है तो मैंने बिग ओ पे एक प्रीवियस ट्यूटोरियल बनाया है इसी सीरीज में, वो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओ ऑफ 1 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिग ओ आपको सीखना ही सीखना है। तो एरे का जो लुकअप बाय इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये कंप्यूटेशन, सम और मल्टीप्लिकेशन, वो एक फिक्स टाइम में हो जाता है, इसीलिए ये है ऑर्डर ऑफ 1। दूसरा क्वेश्चन ये पूछोगे कि कौन से दिन पे स्टॉक की प्राइस 301 थी। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमने लुकअप बाय इंडेक्स किया था। इस क्वेश्चन में हम लुकअप बाय वैल्यू कर रहे हैं। तो पाइथन में ये फाइंड करने का एक तरीका है कि आप ऐसा एक प्रोग्राम लिख दो, एक फॉर लूप घुमा दो, और हर एक आइटरेशन में आपकी जो स्टॉक प्राइस है करंट, उसको मैच करो कि वो 301 है। अगर है तो आपका इंडेक्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, 0 1 2 3, मतलब 0 से चालू किया तो डे होता है 4। चौथे दिन पे मेरी स्टॉक की प्राइस 301 थी। अब ये करने के लिए मैंने एक फोर लूप घुमाए। तो अगेन अगर आपने मेरा बिग ओ का वीडियो देखा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लुकअप बाय वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ एन। तो लुकअप बाय इंडेक्स था ऑर्डर ऑफ 1, लुकअप बाय वैल्यू है ऑर्डर ऑफ एन। तीसरा सिनारियो है सारे एलिमेंट मेरे को प्रिंट करने हैं, तो पाइथन में सिंपल प्रोग्राम है, फोर लूप घुमा दो, हर एक आइटरेशन में आपकी करंट वैल्यू को प्रिंट कर दो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। चौथा सिनारियो है कि आपको नई प्राइस इंडेक्स इंसर्ट करनी है कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे। अब अरे में सारे एलिमेंट्स फिक्स कंटिग्यूअस लोकेशन में स्टोर होते हैं, तो अगर बीच में किसी को घुसाना है ना, तो आपको यार दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। वो नहीं होता हम लाइन में खड़े हैं और किसी को घुसाना है तो सबको मूव होना पड़ता है कि चलो ये लाइन में खड़ा है, दूसरा अभी बंदा आ गया तो उसको घुसाने के लिए पाइथन में ऐसा बोलते हो स्टॉक प्राइसेस डॉट इंसर्ट। ये लोकेशन है कि एक लोकेशन पे 284 को घुसा दो बीच में। तो देखो ये घुस गया बीच में, लेकिन ये करने के लिए सारे एलिमेंट्स को अभी शिफ्ट करना पड़ा ना। 504 पे आ गया 284, तो अब 305 का क्या करोगे? उसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे, 320 को उन सब एलिमेंट को नेक्स्ट वाला जो घर है ना वहाँ पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो इंसर्शन टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटी, वो है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपको एन लोकेशन को वर्स्ट केस में, जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो ना, तो वो वर्स्ट लोकेशन, वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही होता है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1। डिलीट करना है एलिमेंट किसी को, सेम सिचुएशन आ गई है भैया। 305 को यहाँ से आप डिलीट किया तो 320 सबको घुमाना पड़ेगा। ये आप देखो, अरे में इस लोकेशन को आप एम्प्टी नहीं रख सकते। तो देखो आपको 305 को रिमूव करने के बाद 320 को यहाँ शिफ्ट किया, 301 को वहाँ, सबके घर शिफ्ट करने पड़ेंगे भाई। अरे का ये बेसिक प्रिंसिपल है। और पाइथन में रिमूव करने के लिए स्टॉक प्राइसेस डॉट रिमूव बोलो, लोकेशन का इंडेक्स बताओ, तो हो जाएगा अपना काम। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। अब पाइथन में जो लिस्ट है वो है डायनेमिक अरे। दूसरी लैंग्वेज है जैसे जावा, सी प्लस प्लस, उसमें स्टैटिक और डायनेमिक अरे बोथ, दोनों होती है, ठीक है। पाइथन में भी वैसे अगर आप नमपाई का यूज़ कर रहे हो तो वो स्टैटिक टाइप ऑफ एरे होती है। तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक एरे एक्चुअली है क्या। तो पहले जावा से शुरुआत करते हैं स्टैटिक एरे की। जावा में आपने अगर प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ पे ऐसे इंटीजर एरे डिफाइन कर सकते हो, इंटीजर ब्रैकेट ये करके आप बोलना पड़ेगा न्यू इंट 5, मतलब कि एक स्टैटिक एरे क्रिएट करो जिसकी साइज है 5। अब एक बार साइज अलोकेट कर दी तो भैया कर दी, बाद में ऐसा बोलोगे ना कि छठे लोकेशन पे 400 को घुसाओ,
तो ये जावा का दिमाग गर्म हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं भैया ये तो अलाउड नहीं है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एक्सेप्शन आपने देखा होगा जावा का कोड लिखा है तो जावा में जो स्टैटिक एरे होती है उसका मेन क्रक्स ये है कि वो फिक्स साइज की होती है। उस साइज के ऊपर अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहो तो जावा का दिमाग गर्म हो जाता है, वो आपको करने नहीं देता। लेकिन जावा में डायनेमिक अरे भी है जिसको बोलते हैं अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट इंटीजर का क्रिएट करना है तो आप कुछ ऐसी लाइन लिखोगे। देखो यहाँ पे मैंने साइज मेंशन नहीं की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइज मेंशन नहीं करनी पड़ती। तो डॉट ऐड करके आप कितने भी एलिमेंट ऐड कर दो वो वर्क करेगा। तो आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि ये सेकंड वाली डायनेमिक एरे है, फर्स्ट वाली स्टैटिक एरे है। लेकिन अभी आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे कि भैया अगर मैं साइज मेंशन नहीं करता हूँ तो वो कैसे इसको मैनेज करता है मेमोरी के लेवल पे। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जब मैं डायनेमिक अरे को ऐसे डिफाइन करता हूँ तो ये मैंने जो पिक्चर बताया ना वो रैम का लोकेशन है, रैम के लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन। और ये मान लो कि ये जो ग्रे आउट है पहले दो और लास्ट के दो, वो मेमोरी लोकेशन कोई और वेरिएबल डेटा कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, ठीक है। जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ जावा में कि भैया स्टॉक प्राइसेस नाम की डायनेमिक अरे एलोकेट करो, तो वो मेमोरी में जाके कोई भी एक कैपेसिटी लेके वो पहले वो एलोकेशन कर देगा मेमोरी का। मैंने एग्जाम्पल पे तौर पे देखा है कैपेसिटी लेस से 10, एक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट होती है लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है चलो कैपेसिटी 10 कर दी। अब मैं डॉट ऐड करके सारे एलिमेंट इंसर्ट किए जा रहा हूँ तो वो ऐसे एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने डॉट ऐड करके ले से 10 के 10 लोकेशन फुल कर दिए तो ऐसा हो गया, ओके। अब आएगा मज़ा क्योंकि अब ड्रामा होने वाला है। देखो मैं 11वां एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये तो जो ग्रे आउट लोकेशन है वो तो कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो ये 139 को कोई दूसरा बंदा है वो किसी फॉरेनर को अपने घर में घुसने नहीं देगा। तो क्या होगा, जो प्रोग्राम है वो आपका कोई नए मेमोरी के एरिया में, मतलब आपकी रैम है 4 गीगाबाइट की रैम है कंप्यूटर पे तो उस पर बहुत सारी मेमोरी होती है। तो कोई अलग लोकेशन में जहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है वहाँ पे सबसे पहले तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। पहले ये सोचिए, सबसे पहले तो 10 की जो कैपेसिटी है वो और दूसरी एडिशनल कैपेसिटी वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 20। तो दूसरे 20 लोकेशन को वो पहले एलोकेट कर देगा। अब आप बोलोगे डबल क्यों नहीं कर रहा, 10 और 10 एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर रहा। उसका एक रीज़न है कि ये जो मेमोरी रीएलोकेट करने का जो ये धंधा है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी 10 एलोकेट की और वो भी एकदम फुल से फटाफट भर जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ी ज़्यादा एलोकेट करोगे ताकि वो जल्दी से भर ना जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि अगर ये भी फुल हो गई ना तो जब तीसरी बार लोकेट करेगा ना तो जो टोटल है उसका भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करके एलोकेट करेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर 30 है तो नेक्स्ट टाइम पे वो 30 के मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 60 लोकेशन एक्स्ट्रा ऐड करेगा। तो 60 प्लस 30 मतलब टोटल 90 हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। अभी क्या होगा, उसने 10 और 20 एक्स्ट्रा कर दी तो टोटल मेमोरी कितनी हो गई 30। और सारे लोकेशन जो है ना ये वाले यहाँ पे वहाँ से डेटा को वो कॉपी कर देगा। तो ये कॉपी करने के बाद जो 139 अपना जो नया मेंबर है फैमिली में उसको यहाँ पे वो इंसर्ट कर देगा। तो आई होप आपको डायनेमिक अरे का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सी प्लस प्लस जावा पाइथन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनेमिक अरे रहती है और ये भी एक इंटरव्यू में ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब अरेज जो है वो इंटीजर, टैक्स, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट किसी को भी स्टोर कर सकता है। यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस में हमने इंटीजर नंबर को स्टोर किया था। आप स्टॉक स्टॉक के नाम भी स्टोर कर सकते हो जो कि होता है स्ट्रिंग या टेक्स्ट। आप कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स मैंने सारे स्टोर किए हैं। अब पाइथन में एक ही अरे में आप इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों स्टोर कर सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस और जावा जो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के आपको एलिमेंट स्टोर करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस एरे। और पाइथन में आप एप्पल, ये नंबर, डिक्शनरी सब कुछ एक सिंगल एरे में स्टोर कर सकते हो, उसको बोलता है हेट्रोजीनियस अरे। अरे के डायमेंशन भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे है। ओके, तो आप मान लो कि ये स्टॉक प्राइजेस है ना, इंट्राडे स्टॉक प्राइजेस है कि डे 1 पे 9 बजे 2 प्राइस थी, 10 बजे 3 थी, 11 बजे 5 थी। तो और डे 2 पे 9 बजे 40, 10 बजे 42। तो ये करने के लिए 2 डायमेंशनल अरे का यूज़ करोगे। आपको दूसरे दिन की 10 बजे की प्राइस लेनी है जैसे 42, तो आप बोलोगे स्टॉक प्राइजेस इन ब्रैकेट 0, दूसरा ब्रैकेट 2। देखा? तो बाय द वे एक करेक्शन है, स्टॉक प्राइसेस 1 और 2 करने से 30 आ जाएगा क्योंकि इसका इंडेक्स होता है 0, 1 और 2। तो ऐसा करके आप दो दो डायमेंशनल अरे है उसको एक्सेस कर सकते हो। हमने ऑलरेडी देखा कि पाइथन में स्टैटिक एरे है, उसको चलो ठीक है नमपाई को आप स्टैटिक एरे बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली उसमें डायनेमिक एरे होती है जिसको प्लेन पाइथन लिस्ट बोलते हैं। जावा में वो नेटिव अरे जो हमने कोड स्निपेट में देखा था, और एक अरे लिस्ट भी होता है। सी प्लस प्लस में नेटिव अरे होती है, और जो डायनेमिक अरे होते हैं उसको बोलता है एसटीडी वेक्टर। अब आता है इस ट्यूटोरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, आप अगर स्विमिंग के वीडियो देखोगे तो स्विमिंग नहीं आ जाएंगी, उसके लिए पुल में जंप करना पड़ेगा। कोडिंग का भी कुछ सीन ऐसा ही है, अगर आप ये कोड नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि आप नेटफ्लिक्स पे जाके कोई अच्छा शो भी देख लो यार, टाइम का अच्छा बचा हो गया। मेरे वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है तो। ये एक्सरसाइज में देखो, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन सॉल्यूशन पे डायरेक्टली क्लिक मत कीजिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ मैजिक बिल्ड किया है, एक वायरस है। अगर आपने सॉल्यूशन में डायरेक्टली क्लिक किया तो आपका कंप्यूटर में से है ना धुआं निकलने लगेगा। तो बेटर, आपका भला इसी में ही है कि आप खुद से ये प्रोग्राम को सॉल्व कीजिए, उसका कोड लिखिए पाइथन में, और उसके बाद में आपका आंसर मेरे आंसर के साथ टैली कीजिए। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए और आप मेरे को बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप तो बनता है यार, इतनी तो मेरे को फीस दे दो भाई। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो जो ऐसा मानते हैं कि नहीं मेरे को डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, मेरा दिमाग नहीं चलता है। ओ भाई, डेटा स्ट्रक्चर इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्यों मतलब रोते हो इतना। आप ट्राई तो करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।